This is your teacher Balram Pal, and today we are going to study class 9th history, and topic is first topic the French Revolution, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, विश्व के इतिहास में और लोकतंत्र की स्थापना और मानव अधिकारों की स्थापना के लिए फ्रांसीसी क्रांति का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और फ्रांस में क्रांति के बाद ही अमेरिका के बाद यूरोप और उसके बाद भारत में भी स्वाधीनता और लोकतंत्र के लिए लोगों में प्रेरणा जागृत हुई। तो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के लिए ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण फ्रांस में क्रांति का जन्म हुआ। तो इसके फैक्टर्स और कारण बहुआयामी हैं। पहला इसका कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक परिस्थितियों में बात की जाए तो पहला कारण है फ्रांसीसी क्रांति का सामंतवाद। वहाँ पर सामंतवाद की जो व्यवस्था थी वो 3 वर्गों में विभाजित थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में स्टेट में जो पादरी, चर्च का जो दबदबा था उस समय वो थे। दूसरे स्टेट में थे कुलीन, जो उच्च वर्ग, जो अपने आप को अभिजात वर्ग कहते थे। इसमें व्यवसायी, व्यापारी, जज, वकील आदि थे। और तीसरी जो व्यवस्था थी समाज की, उसमें किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते थे। केवल तीसरा वर्ग ही ऐसा था जो कर देने के लिए बाध्य था। बाकी के 2 जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग थे उनको विशेष रियायतें थीं। किसानों के लिए सरकार के साथ साथ चर्च को भी कर देना होता था, जिससे जो तीसरा वर्ग है, जो जिसको अपन निम्न वर्ग बोल सकते हैं, उसमें असंतोष की भावना बढ़ी। और इसने भी फ्रांसीसी क्रांति का एक बाद में जो ये कारण बना। दूसरा कारण है इसका आर्थिक स्थितियाँ। सन 1774 में बूबू राजवंश का लुई 16 फ्रांस के सिंहासन पर बैठा और उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइन से शादी की। और जैसे ही उसने सिंहासन संभाला, सत्ता में वो आया, उसने देखा कि राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। उसे पूरा खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने नियमित खर्च निपटाने के लिए भी सरकार के पास उतना धन नहीं बचा है। कर बढ़ाने की बात जब आई तो लुई सम्राट ने 5 मई सन 1789 को स्टेट की जनरल सभा बुलाई। प्रत्येक स्टेट को सभा में वोट डालने को कहा गया। तृतीय स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का 1 वोट ही होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया तथा तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सदस्य विरोध स्वरूप सभा से वॉकआउट हो गए। मतलब जो पहला उच्च वर्ग था और जो मध्यम वर्ग था उसको वोट करने का पावर था। तीसरे जो था उसको वोट करने में जो दोषपूर्ण और अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी उसने उसका विरोध किया और उससे वॉकआउट हो गया। तीसरा इसका कारण है फ्रांसीसी जनसंख्या। जनसंख्या में लगातार होती जा रही वृद्धि और अनाज की मांग, खाद्यान्न की मांग बढ़ने से खाद्यान्न की कीमत जो है वो आसमान छू रही थी। और ब्रेड, जो पाव रोटी जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई थी कि आम किसान, मजदूर वर्ग अपना पेट भरने के लिए भी दिन रात काम करता था और उसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। इससे जो कमज़ोर वर्ग था उसमें असंतोष की भावना आई और अमीर गरीब की खाई और बढ़ती
चली गई, जिसने फ्रांसीसी क्रांति के बीज जो है उसको पालने का काम किया। अगला है दार्शनिकों का योगदान। उस दौर में, उस काल में फ्रांस में और यूरोप में 18वीं सदी के दौरान जो मध्यम वर्ग शिक्षित होकर और आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसने जो समाज का शोषण किया, उस शोषण को देखकर उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह उनके हितों के विरुद्ध थी। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के जो सदस्य थे वो फ्रांसीसी और अंग्रेज राजनीतिक एवं सामाजिक दार्शनिक द्वारा सुझाए गए समानता एवं आज़ादी के विभिन्न विचारों से वो लोग प्रभावित हुए। ये विचार सैलून एवं कॉफ़ी घरों में जनसाधारण के बीच वाद विवाद और पुस्तक अखबारों में भी लोकप्रिय हुए। इनमें जो प्रमुख दार्शनिक जो फिलोसोफर थे उनमें जॉन लीक, जीन जैक्स, रूसो, मोंटेस्क्यू ने राजा के दैवी सिद्धांत को नकार दिया। अगला है राजनीतिक कारण। जो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मराबियो एवं आवेशिये के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया एवं शपथ ली। एक सरकार लुई 16वें की समानांतर एक सरकार थी, उन्होंने उसका एक फ्रेम स्थापित किया और उन्होंने शपथ ली कि वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने और अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करेंगे। जब तक ऐसा समाजवादी और समानता वाला संविधान नहीं बनेगा तब तक वो इस सभा को भंग नहीं करेंगे। मतलब वो राजतंत्र के उतने मुखर विरोधी नहीं थे, लेकिन वो उस व्यवस्था में सुधार चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक समानांतर व्यवस्था अपनी जो संविधान सभा बनाई थी और उनकी मांग थी कि जब तक उसमें सुधार नहीं होता तब तक वो भंग नहीं करेंगे। बल्कि इससे यह हम आकलन नहीं कर सकते कि वो उस समय तख्ता पलट की कोई जो है वो मंशा रखते थे। संविधान का जिस समय राष्ट्रीय सभा संविधान का फ्रेम यानी मसौदा बनाने में व्यस्त थी, उस दौरान सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से स्थानीय विद्रोह हुए। राज्य में कई जगह दंगे फैल गए, गांव देहात में दंगे फैल गए। इसी बीच जो है खाद्य संकट भी घेरा गया। ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल भी प्रभावित हुई और भुखमरी और ज़्यादा बढ़ने लगी। जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट ने एक सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दिए, जिससे लोगों में यह अफवाह फैल गई कि राजा ने उनको मारने के लिए सेना शहर में पेरिस में भेज दी है। लोगों ने एकत्रित होकर स्वयं की सशस्त्र टुकड़ियां बना लीं। ऐसे ही लोगों ने एक सेना बास्तिल किले की जेल, एक महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की, बास्तिल किले की जेल जिसे सम्राट की निरंकुश सत्ता का प्रतीक माना जाता था, उसमें जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया और उस किले को तहस नहस कर दिया, टुकड़ों में बिखेर दिया। और लोगों ने उस विरोध और विद्रोह की याददाश्त को ताज़ा रखने के लिए उसके जो टूटे फूटे पत्थर आदि थे उनको भी बाजार में लोगों ने बेच दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम्राट लुई। जो सम्राट लुई 16 था, 16वां लुई था, उसकी रानी मैरी एंतोइनेट ने अपनी विलासतापूर्ण जीवन एवं खर्चीले तौर तरीकों पर काफ़ी धन बर्बाद किया। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाते थे, मतलब रिश्वत लेकर राज्य में बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे। पूरा प्रशासन उस समय भ्रष्ट था और प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे। किसी का एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था। लोग प्रशासन की इस दूषित प्रणाली से तंग आ चुके थे और इसे बदलना चाहते थे। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद की क्या स्थितियां बनी, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके नोट्स तैयार करें और कोई डाउट होने पर आप विद्यालय आकर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू।